सब्सक्राइब कीजिए आरएस एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में जानेंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान की परिभाषा और संविधान और दुनिया भर के संविधान के बारे में कुछ जानकारी बताई थी। तो जैसा कि अब भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूर्णतः भारतीयों द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था। लेकिन इसकी जो इतिहास की शुरुआत है वो लगभग 250 वर्ष पहले 1773 से चालू मानी जाती है। हम आज़ाद हुए 1947 में 1947 में, लेकिन इसके बीच में अंग्रेजों द्वारा भारत में समय समय पे कई सारे चार्टर और कानून लाए गए, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन किया। तो और जब हम अपने संविधान को बनाने की हमने रूपरेखा बनाई थी, उसको शुरुआत की थी, तब हमने इन्हीं चार्टर, इन्हीं कानूनों का सहारा लिया था। तो हम 1773 से जो पहला चार्टर आता है भारत में, वहां से मैं अपना वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। थोड़ी सी पीछे जाना चाहूंगा मैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें मुगल बादशाह, बंगाल का नवाब, अवध का जो राजा और रोहिला और दुर्रानी राज्य के जो शासक हैं, वो सब मिलकर लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन अंग्रेजों के जो सेनापति हेक्टर मनरो है उनको हरा देते हैं, जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। उसको हारने के बाद एक साल बाद 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि के बारे में मैंने 12 अगस्त के अपनी जो करंट अफेयर्स का वीडियो उसमें बताया है कि क्या हुआ था इस संधि में। तो इलाहाबाद संधि के बाद जो अंग्रेजी हुकूमत थी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका यहाँ पे अप्रत्यक्ष शासन चालू हो जाता है। वो अप्रत्यक्ष शासन लगभग 8 साल चलता है। और 1773 में, 1765 से अप्रत्यक्ष चालू होता है। 1773 से जो ब्रिटेन का रानी थी, या ये कहेंगे जो क्राउन है ब्रिटेन का, वो एक नियम भेजता है, चार्टर बना के भेजता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इन नियमों के आधार पे भारत में राज्य करेगी या शासन करेगी। तो जो नियम है उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहा गया कि एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने ये एक्ट बना के भारत को भेजा था। तो इस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था, वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। मतलब उसके जो पद है उसको प्रमोट कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाएगा। इसके पहले बंगाल का गवर्नर, उसके और मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर, 3 अलग अलग प्रांतों में गवर्नर होते थे। तो इस एक्ट के बाद बंगाल के कई गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई और मद्रास से गवर्नर आ गए। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई, जिसमें 4 मेंबर्स थे। इन चारों का जो नियुक्ति थी वो ब्रिटेन से की गई थी, जिनमें क्लेवरिंग, मैनसन, बर्वेल और पिफलिप थे, ये 4। तो 4 सदस्य थे उसकी जो काउंसिल थी, परिषद थी। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के आखिरी गवर्नर कहलाए जाएंगे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कहलाए जाएंगे। जो इस एक्ट के बाद उनका पद का नाम चेंज हो गया। उसके बाद ये जो सदस्य थे काउंसिल के, गवर्नर जनरल की काउंसिल की, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। और इनकी नियुक्ति और इनको हटाने का जो अधिकार था वो ब्रिटेन की संसद के पास था। मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल स्वविवेक से इन सदस्यों को नहीं हटा सकता था। कोई भी कानून, कोई भी जो निर्णय लिया जाएगा वो सर्वसम्मति से लिए जाने का प्रावधान था कि ये एक गवर्नर जनरल और 4, ये कुल मिला के 5 लोगों की सर्वसम्मति से, बहुमत से जो बात होगी वो निर्णय लिया जाएगा। साथ में गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार मिल गया था, लेकिन वो कानून को ये जो निदेशक बोर्ड था, ये जो सदस्य थे, इनकी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया था। मतलब इनकी अनुमति के बिना गवर्नर जनरल किसी प्रकार का कोई भी कानून नहीं बना सकता है। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में, जो कि उस टाइम बंगाल कहा जा रहा है, तो कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे
सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश हुए जो कि कलकत्ता में था। वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया ये कलकत्ता में बनाया गया था। तो सर एलिजा इम्पे पहले न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। इस न्यायालय में दीवानी फौजदारी केसेस की सुनवाई होती थी। दीवानी वो केस होते हैं जो उन पे जमीन जायदाद के केस होते हैं जिसमें मतलब माल की हानि होती है, और दीवानी फौजदारी केस में जान की हानि होती है, मतलब जान से मार दिया, मर्डर, क्रिमिनल केसेस जिसे हम कहेंगे। तो दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के केसेस सुनने के लिए एक कोर्ट बनाई गई थी। इस न्यायालय के पास ये अधिकार था कि ये कंपनी और सम्राट की सेवा में लगे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध अगर मामले चल रहे थे उनकी सुनवाई कर सकता था और उनको सजा सुना सकता था। इस कोर्ट के फैसले पर हम अगर इसको चैलेंज करना है या इस फैसले पे अपील करना है तो उसके लिए ब्रिटेन में जो प्रिवी काउंसिल थी वहां पे अपील की जा सकती थी। जैसे आज जिला कोर्ट में से हम कोई केस जीते या हारे तो हम उस हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट है। उस तरह इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो कोर्ट था वो ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल थी, वहां पे हम अपील कर सकते थे। तो 1773 के जो एक्ट है इसमें भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य थे उस पर ब्रिटिश संसद का एक तरह से हस्तक्षेप चालू हो गया और एक नियंत्रण प्रारंभ हो गया, और इसीलिए इसको हम आम भाषा में रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। उसके 8 साल बाद 1781 का जो एक्ट आया वो इसी एक्ट का संशोधित अधिनियम है। इस एक्ट के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार था कि वो सम्राट और कंपनी की सेवा में लगे अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह के मुकदमे की सुनवाई और वो सजा दे सकती थी, तो ये अधिकार उससे छीन लिया गया कि आप, या ये कह लीजिए रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता या जो कि उसने अपने सरकारी पद में रहते हुए कार्य किया। मतलब अगर वो व्यक्ति सरकारी अधिकारी है और उसने सरकारी अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी कार्य को अंजाम दिया है या पूर्ण किया है तो उस कार्य पे के बिहाफ पे सर्वोच्च न्यायालय उस पर किसी भी तरह केस नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ में ये भी इसमें कहा गया इस संशोधित अधिनियम 1781 में कि कानून बनाते समय और उसके क्रियान्वयन के समय भारतीयों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाए। तो ये दो बातें इस संशोधित अधिनियम 1781 में थी। पहले तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय था कलकत्ता का उस पर यह रोक लगा दी गई थी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी कर्तव्य पर रहते हुए किसी कार्य को करता है या सरकार के लिए या क्राउन के लिए कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ किसी भी तरह की केस या सुनवाई नहीं की जाएगी। और दूसरा ये कि किसी भी तरह के कानून कंपनी द्वारा बनाए गए कानूनों और उनके क्रियान्वयन पे इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारतीयों के जाति, धर्म और रीति रिवाज पे इसका कोई प्रतिकूल असर न पड़े। तो दोस्तों ये हुआ रेगुलेटरी एक्ट 1773 और उसी का संशोधित अधिनियम 1781 के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अगला जो हम अगले वीडियो में जो हमारा एक्ट रहेगा वो रहेगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संविधान से जुड़ी हुई और जानकारियों के लिए ये मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।